चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 4 के अधिकांश पॉइंट पढ़ा दिए थे और आज शेष पॉइंट हम पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा सहकारिता के मूलभूत तत्व होगा। क्या है किसी को मालूम? यस सर, वही होगा सर। यस सर, वही होगा। सहकारिता के मूलभूत तत्व होगा कि भारत में सहकारिता का विकास होगा? क्या होगा? सहकारी में मूलभूत तत्व। अच्छा, तो सहकारिता के मूलभूत तत्व होगा आज। ठीक है, अब इसके संबंध में पहले आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। सहकारिता के मूलभूत तत्व। सहकारिता आप समझ चुके हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर कोई कार्य करते हैं किसी उद्देश्य के पूरा करने के लिए या अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, तो वही सहकारिता कहलाते हैं। और आज हम लोग सहकारिता की जो चर्चा कर रहे हैं, मैं बता दूं, सहकारिता भारत के प्रमुख संस्था बन चुकी है और इस संस्था का संचालन अब सरकार के हाथ में पहुंच चुकी है। तो इसके जो सदस्य होते हैं या इसके जो नियम कानून है, उसी पर आधारित है सहकारिता के मूलभूत तत्व। अर्थात मैं बता दूं, सहकारिता के 3 मूलभूत तत्व हैं। थोड़ा बढ़िया से सुनिएगा तो तीनों कभी भूलिएगा नहीं। पहला है कि इसके सदस्य बनने के लिए कोई इस पर किसी तरह का दबाव नहीं देता है, लोग अपने मन से इसका सदस्य बनते हैं। दूसरा है कि इसके सदस्य के बीच बिल्कुल समानता रहती है। संपत्ति, योग्यता, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि किसी के आधार पर इसके सदस्यों के बीच किसी भी तरह की असमानता नहीं रहती है, नहीं की जाती है। और तीसरा इसके मूलभूत तत्व हैं, इसके सदस्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के साथ साथ उसके नैतिक स्तर को, उसके नेचर को भी ठीक करने का प्रयास किया जाता है। यही है सहकारिता के मूलभूत तत्व। चलिए तब इसको आप लोग नोट कीजिए। सहकारिता के 3 मूलभूत तत्व हैं, डैश देके। 1 नंबर में लोग अपनी इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं। इसके लिए उन पर कोई बाहरी दबाव नहीं रहता है। दूसरा, इसके सदस्यों के बीच समानता रहती है। सदस्यों के बीच पूंजी, हैसियत या अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तीसरा, इसके द्वारा सदस्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए उसके नैतिक स्तर को भी ऊपर उठाया जाता है। इस तरह से हमने सहकारिता के जो मूलभूत 3 तत्व थे उसको हमने समझा दिए और लिखा भी दिए। इसमें अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।
नैतिक स्तर का क्या अर्थ हुआ सर? जी, नैतिक स्तर हुआ आपके अंदर जो समझदारी वाला गुण है उसका क्या लेवल है, वही हुआ नैतिक स्तर। तो शायद आप लगता है कि इसमें दिक्कत नहीं है, हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारत में सहकारिता का विकास। अब हम लोग जानेंगे कि भारत में सहकारिता का कैसे विकास हुआ। तो इसको ध्यान पूर्वक पहले आप लोग सुनिए कि पिछले शताब्दी में लोग कई साथ लोग अपने काम को शीघ्र पूरा करने के लिए 2-4 आदमी व्यक्ति मिलकर एक समूह बना लेते थे और सभी व्यक्ति एक दूसरे के काम में शामिल होते थे। इससे सबका काम हो जाता था। धीरे धीरे इस समूह से लोगों को लाभ मिलने लगा और फिर इस समूह का विकास होने लगा और फिर कुछ दिन जाकर एक सहकारिता समिति का गठन हो गया। इसी पर आधारित है सहकारिता समिति। और मैं बता दूं आप लोगों को 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति एक विधान पारित हुआ। विधान का मतलब होता है कानून बनने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है संसद में। वहां पर संसद में रखा गया कि इस तरह के संगठन बनाने का अधिकार लोगों को दिया जाए कानूनी रूप से। और फिर वह संसद में पास भी हो गया। और जब वो पास हो गया तो उसके बाद यह हुआ कि गांव या नगर या कोई भी कस्बे के लोग 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकता है। और 1912 ईस्वी में इसके देखभाल करने के लिए एक केंद्रीय संगठन की स्थापना हुई। और फिर 1919 ईस्वी में ये सहकारी साख समिति राज्य सरकार के हस्तांतरित विषय बन गया। मतलब राज्य सरकार इसको संचालित करने लगी और आज यह राज्य सरकार के हाथ में आ गया। इस तरह से ये सहकारी समिति का विकास हुआ है भारत में और आज काफी व्यापक स्तर पर है। इससे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के गरीब किसानों, मजदूरों और लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल रही है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पिछली शताब्दी में सहकारिता समितियों की स्थापना तेजी से आरंभ हुआ। 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति, एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते थे। उन्नीस 1912 ईस्वी में इस समिति के देखभाल के लिए केंद्रीय संगठन की स्थापना हुई कि 1919 ईस्वी में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित
विषय बन गई।